कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खरीफ मक्का की खेती पर तकनीकी जानकारी, मेंथा की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्य, बैकयार्ड मुर्गी की रोड आइसलैंड रेड प्रजाति के पालन पर जानकारी, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मक्के की यदि बात की जाए तो दाना और हरे भुट्टे के उत्पादन हेतु खरीफ फसल के रूप में प्रदेश में लगभग 18 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। लेकिन अगर उत्पादन की बात की जाए तो अभी भी हम उत्पादन लक्ष्य के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मक्के की खेती में सभी वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाकर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। आप यदि मक्के की खेती करने जा रहे हैं तो कौन कौन से वैज्ञानिक तकनीकियों को अपनाएंगे, जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। अधिक उत्पादन हेतु खरीफ मक्के की वैज्ञानिक खेती। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी की। तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि खरीफ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। मिट्टी जनित कीड़ों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 5% धूल खेत में भुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। मक्के की खेती रिज बेड बनाकर करना खरीफ के लिए उपयुक्त विधि है। जहाँ तक खरीफ मक्का की उन्नतशील किस्मों की बात है तो उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। आइए अब चर्चा करते हैं बुवाई के समय पर। 25 मई से 20 जून तक खरीफ मक्के की बुवाई का उपयुक्त समय है।
विलंब से बुवाई करने पर जल जमाव के कारण पौध पर प्रतिकूल असर होता है। बुवाई के समय पर ऐसा सुविधाजनक तालमेल बिठाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक वर्षा का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके और जमीन को अगली फसल के लिए तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा प्रारंभ होने के 10 से 15 दिनों पहले बुवाई समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार बुवाई करने से 15% अधिक उपज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए जहां सिंचित साधन उपलब्ध नहीं है, यह उचित होगा कि वहां जैसे ही मिट्टी में अंकुरण के लायक नमी और पौधों के खड़े रहने लायक साधन है, वे अगेती बुवाई कर सकते हैं। अगेती बुवाई की फसल को 1 से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जब तक कि सामान्य वर्षा काल प्रारंभ न हो। अब बात आती है इसके बीज दर व बुवाई विधि की। तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान दवा से 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर कतार से कतार 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में पौधे की संख्या 70,000 से 75,000 तक होती है। उर्वरकों की मात्रा एवं प्रयोग। खेतों में उर्वरकों के प्रयोग की मात्रा इस आधार पर निश्चित की जाती है कि खेत की मिट्टी का एवं उर्वरक शक्ति का क्या स्तर है। उर्वरक के संतुलित प्रयोग की संस्तुत मात्रा 110 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं स्फूर व पोटैश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कंपोस्ट में छींट कर मिला देना चाहिए एवं फिर नत्रजन की 1/4 मात्रा जब पौधा घुटने के बराबर लंबाई का हो जाए एवं शेष 1/4 मात्रा धनबाल निकलते वक्त डालना चाहिए। नत्रजन का उप परिवेशन करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से पहले देना भी लाभकारी है। अंतवर्ती खेती मूंगफली, उड़द, लोबिया, अरहर आदि फसलों को खरीफ मक्का के साथ अंतर्वर्ती खेती कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण। बुवाई से दूसरे या तीसरे दिन 1.5 किलोग्राम एट्राजिन 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर खेत में जमीन की सतह पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार उगने में अवरोध उत्पन्न होता है। बुवाई के 2 से 3 सप्ताह बाद कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करनी चाहिए एवं जड़ के पास घास को निकाल देना चाहिए। सिंचाई। सामान्यतः खरीफ मक्का वर्षा आधारित फसल है, अतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पर सूखे की स्थिति में दाना बनने के समय में एक सिंचाई देना अच्छा होता है। पौध संरक्षण। खरीफ मक्का के प्रमुख रोग बीज गलन, मूल गलन, बिचड़े का झुलसा, तना गलन से बचाव के लिए बीज को उपचारित करना जरूरी है। डाउनी मिल्ड्यू एवं पत्र लांछन पर नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 का 0.2% घोल बनाकर दवा का छिड़काव करना 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना उपयुक्त होता है। तना छेदक मक्का का प्रमुख हानिकारक कीड़ा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास दवा 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जब पौधे से 8 से 10 पत्तियां निकल जाएं, तो दानेदार दवा जैसे कि फ्यूरोडॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 दाना प्रति पौधे के हिसाब से गाभे में डालें। कटनी एवं भंडारण। फसल परिपक्व हो जाने पर यानी भुट्टे के छिलके सूख जाएं, तो बालियों को तोड़कर एवं छिलके को हटाकर सुखा ले। व मेट सेलर की मदद से दाने को छुड़ा लेना चाहिए। दाने को अच्छी तरह से सुखाकर 10% नमी आने पर एवं सफाई कर भंडारित कर लेना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधि द्वारा मक्का खेती करते हैं तो आपको इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। औषधीय फसलों के रूप में जिन किसानों ने अप्रैल माह में मेंथा की रोपाई की होगी, वो फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी।
तो जैसा कि इसका उपयोगी भाग पत्ते ही होते हैं, इसलिए पत्तों की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु फसल में कुछ समसामयिक कार्यों की आवश्यकता होती है। जिस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर जयप्रकाश सिंह। मेंथा एक जायद की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जिसको नकदी के रूप में भी हमारे किसान भाई उगाते हैं। वर्तमान समय में मेंथा की रोपाई समाप्त हो चुकी है। इसमें जो भी शस्य क्रियाएं हैं, इसके लिए उर्वरक प्रबंधन की अगर हम बात करें तो रोपाई के समय हमारे किसान भाई बेसल के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे चुके होंगे। लेकिन जब हम टॉप ड्रेसिंग की बात करते हैं तो पहली टॉप ड्रेसिंग 30 से 35 दिन पे सिंचाई करने के बाद यूरिया के रूप में देना चाहिए, जो 65 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तथा दूसरी टॉप ड्रेसिंग पुनः 65 किलोग्राम यूरिया की रोपाई के 60 से 65 दिन बाद दे सकते हैं। हमारे किसान भाई अक्सर यूरिया की मात्रा अधिक देते हैं, लेकिन यूरिया अधिक देने से पत्तों का विकास तो अवश्य होता है, लेकिन ये पाया गया है कि जब नाइट्रोजन की मात्रा हमारी फसल में अधिक हो जाती है तो तेल की मात्रा उचित नहीं निकलती है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक प्रयोग से जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के और पोषक तत्व हैं, उनकी उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ जाती है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है, खरपतवार नियंत्रण में कुल लागत का लगभग 40% खर्च केवल खरपतवार नियंत्रण में ही लग जाता है। अच्छा तो ये होगा कि हमारे किसान भाई यांत्रिक विधि से ही खरपतवारों का नियंत्रण करें। जैसे एक यंत्र आता है कोनो वीडर, लाइनों में बोई गई फसल में पानी चलाने के बाद आप खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कोनो वीडर चला करके और खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका खरपतवार बिना रासायनिक विधि के समाप्त हो गया, और दूसरा ये कि जो भी हमारे खरपतवार हैं वो मिट्टी में मिल करके सड़ करके भूमि में ह्यूमस की मात्रा, जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी भूमि उर्वर हो जाती है और जिससे हमारा उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त होता है और उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद जो मेंथा की खेती में सबसे प्रमुख बिंदु है वो है सिंचाई। अक्सर चूँकि जायद की फसल है तो कम से कम 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाइयों की संख्या भूमि की किस्म, तापमान तथा हवाओं पर निर्भर करता है। उसी हिसाब से हम सिंचाई की संख्या देते हैं। अमूमन 10 से 12 सिंचाइयों के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना चाहिए। इस सिंचाई की संख्या को कम करने के लिए मल्चिंग, अगर अवरोध परत खेत में बिछा दिया जाए, जैसे 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो भी हमारे पास खेत का अवशेष पदार्थ है, सूखी हुई घास है, गन्ने की पत्तियां हैं, जो भी बिछावन के रूप में अगर हम मल्च के रूप में बिछा दें तो जो हमारा नमी, खेत का नमी उड़ता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उसकी कमी हो जाएगी तथा खरपतवारों का नियंत्रण भी अपने आप हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप मल्चिंग का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो कटाई का है। कटाई में अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान भाई या तो फसल पूरी तरह पकी हो या तो अधपकी हो तब काटते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा और देसी नुस्खा ये है कि जब भी हमारे मेंथा के नीचे की पत्तियां पीली होने लगे तो आप कटाई अवश्य कर लें, क्योंकि ये कटाई का उचित समय होता है। इस समय अगर आप कटाई करेंगे तो आपकी फसल से तेल की मात्रा अधिक निकलेगी। और मेंथा की खेती के साथ अगर आप सह फसल के रूप में सूरजमुखी, मक्का, भिंडी, लोबिया तथा मूली की फसल अगर ले लें तो अतिरिक्त लाभ
जो हमसे को मेंथा से मिल रहा है उसके अलावा अतिरिक्त लाभ उसी सिंचाई में, उसी खरपतवार नियंत्रण में और उसी लागत में हमको अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा और उस लाभ से हम दूसरा कृषि का कार्य आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। और कार्यक्रम में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों के रूप में बैकयार्ड मुर्गियों का पालन लघु और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है और इस व्यवसाय को लाभकारी बनाने में हमारे कृषि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने बैकयार्ड मुर्गियों की नई नई प्रजातियों का विकास करके किसानों के लिए उपलब्ध कराया। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र से, जो आपको मुर्गी की रोड आइसलैंड प्रजाति के पालन पर जानकारी दे रहे हैं। मुर्गी की रोड आइलैंड रेड नस्ल की नस्ल है और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन के लिए बहुत बढ़िया नस्ल, और इससे जो है प्रति वर्ष 180 से 240 अंडे जो है प्राप्त होते हैं। रोग के प्रति इनकी सहनशीलता जो है बहुत होती है। इन पर रोग का असर और प्रतिकूल मौसम का भी असर बहुत कम होता है। कोई भी किसान इसको बड़ी आसानी के साथ अपने घर पर, अपने गांव पर आसानी के साथ पाल सकता है। सवेरे के समय इनको घर के आसपास, घर के पिछवाड़े या गोबर का जो गड्ढा है, कूड़ा कचरा है, वहाँ पर इनको छोड़ दिया जाता है और उनसे कीड़े मकोड़े और कुछ दाने जो है चुगती रहती हैं, उससे ये पेट भर लेती हैं। लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए इनको अलग से शाम के समय जब बाड़े के अंदर किया जाता है तो इनको थोड़ा सा जो है अनाज दिया जाता है, जिससे इनका उत्पादन प्रभावित न हो और अच्छा उत्पादन मिलता रहे। इनको ये संसारा गांव के किसान भाई हैं, इनको प्रक्षेप परीक्षण के अंतर्गत 2 वर्ष पहले हमने अपने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से रोड आइलैंड रेड नस्ल की ये प्रजाति ला करके दिया था और 50 चूजे इनको एक दिन के चूजे दिए थे। तब से ये लगातार उसके अंडे से बच्चे बना रहे हैं और मुर्गे बेच करके और अंडे बेच करके आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी किसान भाइयों के लिए गांव में पालने की बहुत बढ़िया जो है नस्ल है। इनको लाने से पूर्व पहले इनके आवास प्रबंध पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए छोटे स्तर पर पूरब से पश्चिम की दिशा की लंबाई में शेड का निर्माण करना चाहिए और इसके लिए कच्चे छप्पर का शेड बनाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि गर्मियों में अगर टीन शेड बनाया जाता है मान लीजिए तो उससे गर्मी ज़्यादा इनको लगती है और ये हाँफने लगती हैं, जिससे इनका जो पोषण का कंजप्शन है, पोषण ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और जिससे इनकी जो वृद्धि करने वाले चूजे हैं, बच्चे हैं, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसके लिए जो है घास फूस का छप्पर बना लेना चाहिए और दीवार बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में जालीदार जाली लगाना चाहिए और पूरब और पश्चिम की दिशा में दरवाजे लगाने चाहिए। फर्श स्थल से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचाई कर चारों तरफ दीवार लगाना चाहिए, उसके ऊपर जाली लगा देना चाहिए। सेट के अंदर इनके बैठने के लिए मिट्टी की फर्श बना देना चाहिए, बराबर कर देना चाहिए। उसके ऊपर लगभग 1 से 2 इंच धान की भूसी ला करके और बिछा देना चाहिए, जिससे ये सरलतापूर्वक और आसानी से बैठ। और उसी सेट के अंदर इनके खाने के लिए आहार के बर्तन लगा देने चाहिए और पानी के बर्तन लगा देने। इसके अलावा किनारे की तरफ
एक थोड़ा सा जगह घेर देनी चाहिए। जैसे जो मुर्गियाँ कुड़क होती हैं या कुड़क होती हैं उनको अंदर बैठा दिया जाता है और जो अंडे निकलते हैं वहाँ पर डाल दिया जाता है, जिससे वो मुर्गियाँ उस अंडे को सेती हैं और वहाँ 21 दिन के बाद जो है बच्चे निकलते हैं। उसके बाद इनको स्वच्छ और ताज़ा पानी प्रतिदिन देना चाहिए और सवेरे सबसे पहले इनके पानी के बर्तन की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो उसको पानी में घोल करके बर्तन की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए और तब जा कर के उनको पानी सप्लाई करना चाहिए, पानी देना चाहिए। और समय समय पर इसकी जो बिछावन होती है, जो धान की भूसी शेड में डाली जाती है, उसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे सूखा बना रहे क्योंकि गीलापन हो जाने से मुर्गियों को बीमारी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, इसलिए सूखापन बनाए रखना चाहिए। मधुमक्खी पालन प्रदेश के कई किसान भाई करते हैं, लेकिन वो मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं और इसका कारण बस एक ही है, वैज्ञानिक प्रबंधनों की जानकारी का अभाव। चूंकि आने वाला समय वर्षा का है, ऐसे में मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की कुछ खास देखरेख की जरूरत होती है। तो मधुमक्खी पालक भाइयों, आप इस मौसम में इनका प्रबंधन किस प्रकार से करें, जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील मौन पालक संजीव कुमार। अभी जो आने वाला समय है, जो ऐसे पालक हैं जो पहले पूर्व से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उनके लिए परीक्षा की भी घड़ी है और उनके असल में धैर्य और लगन दोनों की परीक्षा होगी और इसके साथ ही उनके प्रबंधन की भी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले जो बरसात के समय में जो समस्या उत्पन्न होती है वह है फीडिंग की। इस समय कहीं भी फूल या किसी तरह का पराग, मधुमक्खियों को रस और पराग की जो उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ऐसे समय में मधुमक्खी पालकों को जब डर्थ पीरियड शुरू होने से पहले, जब हम अपने एपरी को तिल से वगैरह जहाँ से भी हम उठाकर ले आते हैं कि अब हम बरसात भर इसको यहीं स्टैटिक रखेंगे, तो उस समय हमको एक ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ की पानी की व्यवस्था हो, बगल में नदी हो, तालाब हो या इस तरह कोई भी पानी का स्रोत हो, स्वच्छ जल का स्रोत होना चाहिए। उसके अलावा छायादार स्थान होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए ताकि अधिक बरसात में वहाँ जल जमाव ना होने पाए। और ये भी देखना चाहिए कि उसके अगल बगल 2-3 किलोमीटर के इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे हों जिसमें कि विकट परिस्थिति में भी, जैसे कि अभी बबूल में थोड़ा बहुत आपको पराग मिल सकता है, तो ऐसे जगहों का हम चुनाव करते हैं, उस जगह पर पराग के लिए रख लेते हैं। आर्टिफिशियल फीडिंग देने की बात होती है तो बरसात के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा बॉक्स को चेक करें कि उसमें भोजन का अभाव तो नहीं हो गया। अगर भोजन का अभाव होगा तो मधुमक्खियों की संख्या में अप्रत्याशित गिरावट आती है और मधुमक्खियाँ बीमार भी हो जाती हैं और धीरे धीरे उनको विभिन्न तरह के रोग भी पकड़ने लगते हैं। तो जब जैसे ही हमको लगता है कि हमारे बक्सों में अब रस का अभाव होने लगा है, तो हम वैसे समय में 1 लीटर पानी में 1 लीटर चीनी, इस अनुपात में रस तैयार करते हैं। पहले हम पानी को गर्म कर लेते हैं और उसमें उस चीनी को गलाते हैं और जब उसका घोल तैयार हो जाता है तो हम उसे पॉलीथीन में भर के एक बक्से में संख्या के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक एवरेज 1 किलो उससे मिश्रित जो हमारा रस जो हम तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल फीड जिसको हम कहते हैं, वो हम मधुमक्खियों को देते हैं। या अगर हम 25 किलो रस बनाते हैं 25 बक्से के लिए, तो उसमें जो कोवाडेक्स या विकोसूल का जो सिरप मिलता है, उस 50 ml उस सिरप को आप उसमें डाल देते हैं, तो उससे मधुमक्खियों के भोजन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। और प्रति बक्से में जो हम फीड डालते हैं, तो फीड तैयार करने के क्रम में सिर्फ चीनी और पानी के अलावे हम क्या करते हैं कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां, और अगर कहीं कुछ भी इस तरह का दिखाई पड़ रहा है कि मधुमक्खियों के चाल में कमी है, उनकी उड़ान क्षमता कम हो रही है, मधुमक्खियां सुस्त हैं, तो हम टेरामाइसिन SF का जो पाउडर है उस चूर्ण को उस फीड में मिला देते हैं। इसको देने से मधुमक्खियां सामान्य रहती हैं। इसके अलावे बक्सों की सफाई का सवाल है कि बक्सों की सफाई पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब भी हमको मौका मिले, आसमान खुला मिले, लगे कि आज हम दिन भर काम कर सकते हैं, तो ऐसे समयों में हम एक तरफ से बॉक्स की सफाई करेंगे, बॉक्स को खोलकर उसको ठीक से साफ करके ब्लू लैंप से जलाकर
बॉक्स को एकदम ठीक कर देंगे, उसके बाद ही फिर उसमें नया फ्रेम डाल करके देखेंगे। अगर हमको लगता है कि किसी फ्रेम में मोमी कीड़ा या इस तरह का किसी भी कीट का प्रकोप हो रहा है तो उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। इस बरसात के समय में माइट की समस्या आती है। अगर माइट लग रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर माइट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो उस समय हमको माइट का जो स्ट्रिप आता है उस स्ट्रिप को अपने बक्से में हम डाल देते हैं। प्रति बक्से अगर हमारे 10 फ्रेम पर मक्खी है तो एक बक्से में 2 स्ट्रिप हम डाल करके उसको उसके अंदर छोड़ देते हैं। इससे भी माइट की समस्या का समाधान मिल जाता है। अब हमको ये भी देखना है कि किसी बक्से में रानी तो कहीं मर तो नहीं गई है या रानी किसी तरह से मिसिंग तो नहीं है। वैसी परिस्थिति में हमको अगर कहीं और रानी का प्रबंध कर सकते हैं तो हम रानी वहाँ देते हैं। या अभी बरसात के समय में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गुड़मी का फसल जिन दिराओं में पर्याप्त है तो वैसे जगहों का भी हम चुनाव करते हैं कि वहाँ अपने बक्सों को लगाएं। इसके अलावा एक और बात है कि मधुमक्खी में कीटों का जब हमला होता है तो कुछ तो अंदर में बॉक्स के कीट हैं, कुछ कीट बाहर से। चींटियों का हमला बहुत ज्यादा होता है, मेढकों का हमला हो जाता है, चूहे भी कभी कभी उसमें घुस करके मोमी छत्ते को हमला करके उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो इन सब चीजों से बचाना बहुत जरूरी है और इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने के से हम बरसात के मौसम को ठीक से निकाल सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सुल्तानपुर सिद्धार्थ नगर के आशुतोष वर्मा ने। आपने पपीते में मोज़ेक रोग के निदान पर जानकारी चाहिए। देखिए, आपके पपीते में एक ऐसी बीमारी जो कि एक विषाणुओं के द्वारा फैलती है और इससे आपके पौधे में फूल तो आएंगे और सब कुछ होगा मगर इसमें फल बनना संभव नहीं हो पाता और होता भी है कहीं कहीं पर 1-2 फल आते हैं। इससे आपकी पूरी फलत जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इनको आपको जो पत्तियां देख रहे हैं, सबसे पहले तो किसान भाई इनको चाहिए कि इसे काट के और इन्हें काट के ज़मीन में गाड़ दें अथवा इसे जला दें, जिससे ये रोग और पौधे में न फैलने पाए। दूसरी चीज़ और जो अगर आपके स्वस्थ पौधे अगर आपके बाग में और आपके खेतों में लगे हैं तो उसमें ये रोग न फैले, इसके लिए कीटनाशी जो है, एक कीटनाशी का जरूर छिड़काव करते रहें। इसमें एक कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई। उसके अलावा मोनोक्रोटोफास जिसकी 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप रेगुलर 15-20 दिन पर 2 बार कर देंगे तो इस बीमारी को फैलाने वाले जो वो हैं इंसेक्ट्स हैं वो नहीं फैलेगी और इससे आपका ये जो खास तौर से ये बीमारी है पपीते में लगी हुई ये दूर हो जाएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.